हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई कहानी में। पर सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, क्योंकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आप सुन सकते हो कहानी। सोहम एक मैकेनिक वर्कशॉप में काम किया करता था। वो वहाँ पर कार रिपेयरिंग, डेंटिंग, पेंटिंग और कार वॉशिंग जैसे काम करता था और सोहम इस कामों में बहुत माहिर था। वह पुराने व कबाड़ वाले कारों को रिपेयर करके उन्हें पेंट करके नए कार जैसा बना देता था। सोहम जिस वर्कशॉप में काम करता था उसका ओनर सोहम के कामों से काफी खुश होता था। वर्कशॉप के ओनर ने देखा कि ये लड़का काफी टैलेंटेड है। उसने सोचा कि अगर मैं पुराने जंग लगे हुए कबाड़ या स्क्रैप्स को कम दामों में खरीद लूं और मैं उन कार्स को इस सोहम से रिपेयर कराकर उन्हें नए कार्स की कीमत में बेच सकता हूं, तो इससे मेरा बिजनेस काफी बढ़ सकता है। वर्कशॉप का ओनर कबाड़ व स्क्रैप्स की दुकान में जाकर वहां से पुरानी व एकदम जंग लगी हुई गाड़ियों व कार्स को कम पैसे देकर खरीद लेता। वो उन स्क्रैप्स को सोहम से रिपेयर कराकर उन्हें अधिक प्राइस पर बेच देता। वो उन कार्स को इस तरह पेंट करवाता था कि उसे देखकर ये लगता ही नहीं था कि ये पुरानी कार है, और जो लोग उस कार को खरीदने आते थे वो उस कार्स के लुक से काफी इंप्रेस हो जाते थे और वो उन्हें अधिक कीमत पर खरीदने को राजी हो जाते थे। गांव में एक बार कार रेसिंग का अनाउंसमेंट होता है। रेस में फर्स्ट आने वाले को 10 लाख रुपए का प्राइज मनी मिलने वाला था। वर्कशॉप का ओनर सोहम की सैलरी नहीं बढ़ाता है, उससे इतना काम करवाने के बावजूद। सोहम ने सोचा कि अगर मैं इस रेस में पार्टिसिपेट करके फर्स्ट आ जाऊं तो उस प्राइज मनी से अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। सोहम अपने ओनर से कार रेस में पार्टिसिपेट करने की बात कहता है, जिसके लिए वो उससे एक पुरानी कार मांगता है उस रेस के लिए। तो इस पर उसका ओनर कहता है, तू रेस में पार्टिसिपेट करेगा, शक्ल देखिए अपनी। सोहम ने कहा, आप मेरी इस महीने की सैलरी रख लेना, पर मुझे एक कार दे दो रिपेयर करने को। तो इस पर ओनर मान गया। सोहम ने दिन रात मेहनत करके उस स्क्रैप को ठीक किया और उसे पेंटिंग करके एक झकास स्पोर्ट्स कार में बदल दी। अगले दिन जब ओनर ने उस कार को देखा तो उसने कहा, ओह माय गॉड, ये कार तो रियली कमाल की है। अब तो ये मेरी कार है, अब मैं भी रेस में हिस्सा लूंगा और वो प्राइज मनी मेरा होगा। उसने कार को अपने वर्कशॉप से बाहर निकालकर लोगों को दिखाने लगा कि ये देखो, मैं भी रेस में हिस्सा ले रहा हूँ और इस रेस का विनर तुम्हारे सामने खड़ा है। सोहम ने ये सब सुना और देखा तो उसने कहा, पर सर ये तो मेरी कार है, मैंने इसे बनाई है रेस में हिस्सा लेने के लिए, ये क्या कर रहे हैं आप? तो इस पर ओनर ने कहा, तेरे पास वो भी कार, शक्ल देखिए अपनी, तेरे पास एक साइकिल भी नहीं है, कार की बात करता है, जा अपना काम कर। कुछ दिनों के बाद कार रेसिंग का दिन आता है। सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी कार को लेकर ट्रैक पर उतरते हैं। रेस शुरू ही होने वाला था कि वहां पर सोहम अपनी जादुई पुरानी जंग लगी हुई सुपर कार रोबोट के साथ पहुंच जाता है और उन जजेस से रेस में हिस्सा लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है। पर जजेस ने कहा, अब तो रेस शुरू होने वाली है, आप लेट हैं, सॉरी। फिर सोहम ने उन जजेस को अपनी सिचुएशन बताई और उनसे हम्बल रिक्वेस्ट किया। फिर जजेस ने उन्हें अलाउ कर दिया रेस में हिस्सा लेने के लिए। सोहम अपने पुराने जंग लगी हुई सुपर रोबोट कार के साथ ट्रैक पर उतरता है। उधर वर्कशॉप का ओनर सोचता है, इसके पास ये दूसरी कार कहां से आ गई। रेस शुरू होती है। सोहम उस रेस में फर्स्ट आता है और उसे ट्रॉफी और 10 लाख रुपए का प्राइज मनी मिलता है। सोहम का दोस्त उससे पूछता है, तेरी कार तो उस वर्कशॉप के ओनर ने चुरा ली थी ना, तो फिर ये तेरे पास दूसरी कार कहां से आ गई? सोहम ने उसे बताया, फिर मैंने अपने बचे हुए कुछ पैसों से कबाड़ी वाले दुकान से पुरानी जंग लगी हुई कार खरीदी। जब मैं उस कार को रिपेयर कर रहा था तो अचानक से वो सुपर रोबोट में बदल गया। और उसने कहा, मुझे ठीक करने के लिए थैंक यू, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं एक रेस में भाग ले रहा हूँ और मुझे उस रेस में फर्स्ट आना है किसी भी हाल में। रोबोट ने कहा, तुम जरूर आओगे। फिर उन जजेस ने सबके सामने उस वर्कशॉप के ओनर ने सोहम के साथ जो किया उसके लिए उसकी निंदा की और वो ओनर काफी शर्मिंदा हुआ और सोहम से उसने माफी मांगी। और हाँ, रुको रुको रुको, हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। अंडरग्राउंड पबजी गेमिंग कैफे। पापा फोन चाहिए था, दिला दो ना। फोन? ये उम्र में फोन क्या करोगे तुम अभी? चलो जाओ, नहीं मिलेगा अभी फोन, जाओ पढ़ाई करो अपना। अरे पापा, इसलिए तो मांग रहा हूँ ना फोन, आजकल फोन से ही पढ़ाई होता है, इसलिए तो आपसे फोन मांग रहा हूँ, दिला दो ना पापा प्लीज यार, पापा पापा प्लीज। पढ़ाई वो भी फोन से? तुम हमको लुल्लू समझ के रखे हो क्या? फोन से होता है पढ़ाई कि कॉपी किताब से होता है? चलो जाओ, बहस मत करो हमसे, जाओ जाओ अपना पढ़ाई करो, भागो। पापा, पूरे क्लास में अकेले मेरे पास ही फोन नहीं है, बाकी सबके पास है, दिला दो ना, इसकी जरूरत होती है प्लीज पापा। मम्मी देखो ना, पापा फोन नहीं दिला रहे हैं, प्लीज मम्मी, पापा से बोलो ना फोन दिलाने के लिए। मम्मी बोलो ना पापा से प्लीज।
अब इतना जिद कर रहा है तो दिला दो ना उसको फोन। एक फोन ही तो है, क्या करना है उसमें? हाँ, सर पे चढ़ा दो इन लाडले को। पढ़ाई इनसे हो नहीं रही है, फोन चाहिए इनको। ये लो फोन। और हाँ, सिर्फ पढ़ाई करना, गेम मत खेलने लगना। क्या नाम है उस गेम का? पापा पबजी। हाँ देखो, गेम का नाम इनको तुरंत याद आ गया। बेटा अगर तुमको देख लिए ना गेम खेलते हुए तो फोन तो छीने लेंगे, तुम्हारा पढ़ाई भी बंद करवा देंगे ऊपर से। जाओ अब। ओए सतीश, ये देख फोन। अरे वाह, फोन मिल गया तेरे को। चल खेलते हैं, चल। धीरे धीरे पिंकू को उस गेम की आदत लगने लगी। वो सारा दिन फोन में ही लगा रहता था उस गेम को खेलने के लिए। वह कभी कभी स्कूल भी नहीं जाता था उस गेम की वजह से। एक बार उसकी मम्मी पिंकू से कहती है, पिंकू चल बेटा खाना खा ले। अभी भूख नहीं है मम्मी, बाद में खाऊंगा मैं। ओए, तू आज स्कूल जाएगा? अबे यार, कौन जाएगा स्कूल? मैं तो आज पूरा लेवल पार करूंगा उस गेम का, पबजी में। हाँ, मैं भी नहीं जाऊंगा आज। चल साथ खेलते हैं हम लोग। इस तरह सारे टीनेजर्स और युवक इस गेम के पीछे पागल होने लगे। वो स्कूल छोड़ छोड़कर सारा दिन इस गेम को ही खेला करते थे। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने इस गेम को बैन करने का फैसला ले लिया। सरकार के इस फैसले से गेम बैन हो जाने के बाद युवक मानो और बेचैन होने लगे। वो और ज्यादा परेशान होने लगे इस गेम को खेलने के लिए। गांव में एक सुरेश नाम का आदमी था। उसने देखा कि गेम बैन हो जाने के बाद ये बच्चे काफी बेचैन हैं, काफी परेशान हैं। लगता है उनको इस गेम की आदत लग चुकी है। उसके मन में एक आइडिया आया कि क्यों नहीं अगर मैं एक गेम कैफे बनाऊं और उसमें इन बच्चों को खिलाऊं तो मैं काफी पैसे कमा सकता हूं। और वैसे भी इन्हें इस गेम की आदत लग चुकी है तो ये उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसने अपने घर के पीछे गार्डन में एक अंडरग्राउंड गेमिंग कैफे बनाया। उस अंडरग्राउंड गेमिंग कैफे में उसने बहुत से कंप्यूटर लगा रखे थे उन बच्चों को खेलने के लिए। वैसे तो सरकार ने उस गेम को बैन कर दिया था, लेकिन वो दूसरे सर्वर से कनेक्ट करके गेम को चलाता था। एक दिन वो बच्चे आपस में बात कर रहे थे तो सुरेश उनके पास जाता है और कहता है, बच्चों तुम लोग गेम खेलना चाहते हो? हाँ, वही गेम जो तुम लोग बहुत पसंद करते हो। अगर वो गेम खेलना चाहते हो तुम लोग तो पहले वादा करो ये बात किसी को बताना मत। मैंने एक अंडरग्राउंड गेमिंग कैफे बनाया है जिसमें तुम जितना चाहो उतना गेम खेल सकते हो, तुम्हें कोई मना भी नहीं करेगा, पर यह बात किसी को बतानी नहीं होगी तुम लोगों को। सुरेश उन बच्चों को अपने अंडरग्राउंड गेमिंग कैफे में कंप्यूटर्स को दूसरे सर्वर से कनेक्ट करके खिलाता था और उनसे घंटे के हिसाब से पैसे वसूलता था। क्योंकि बच्चों को उस गेम की लत लग चुकी थी तो वो उस गेम के लिए बड़ी कीमत भी चुकाने के लिए तैयार हो जाते थे, जिससे सुरेश उनसे मनमानी पैसे वसूलने लगा। बच्चे अपने घर में किसी दूसरे काम के बहाने पैसे मांगते थे और उन पैसों से इस अंडरग्राउंड गेमिंग कैफे में आकर गेम खेला करते थे। एक दिन पीकू अपनी मम्मी से, मम्मी कुछ पैसे चाहिए दो ना। तो उसकी मम्मी कहती हैं, क्यों चाहिए तुमको पैसे? क्या करना है अभी पैसे का? नहीं मिलेगा। अरे दो ना मम्मी, तुम बहुत सवाल करती हो, दो ना, कुछ काम है। कुछ दिनों के बाद पिंकू फिर से अपनी मम्मी से पैसे मांगता है। इस बार वह स्कूल में प्रोजेक्ट के बहाने पैसे लेता है। पैसों को लेकर वह ट्यूशन जाने के नाम पर उस गेमिंग कैफे में जाता था गेम खेलने के लिए। पिंकू की मम्मी को थोड़ा शक हुआ। उसने अपने मन में सोचा, आखिर करता क्या है लड़का इन पैसों का? कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये क्या कर रहा है। पता लगाना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन पिंकू जब ट्यूशन जा रहा था तो उसकी मम्मी ने छिपकर उसका पीछा किया। उन्होंने देखा कि पिंकू सुरेश के घर में जा रहा था। उन्होंने सोचा, ये पिंकू सुरेश के घर में क्यों जा रहा है? ये तो उसको जानता भी नहीं है। पिंकू के कुछ आगे जाने के बाद उन्होंने आगे जाकर देखा कि पिंकू सुरेश के घर के पीछे बने गार्डन में जमीन के अंदर की तरफ जा रहा था। ये देखकर वो एकदम शॉक हो गई। पिंकू के जाने के बाद वो भी उस जमीन के अंदर गई और वहां जाने के बाद ये देखा कि पिंकू और उसके दोस्त सब कंप्यूटर पर गेम खेल रहे हैं, वो भी वो गेम जो सरकार ने कुछ दिन पहले बैन कर दिया था। वो वहां पर जाकर पिंकू को डांट लगाती हैं, पिंकू तुम यही करने के लिए पैसा लेते थे, गेम खेलने के लिए पैसा बर्बाद करते हो। चलो अभी घर पे बताती हूँ। और उस सुरेश को भी डांट लगाती है। और तुम बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हो। तुम इनको अंडरग्राउंड में गेम खिलवा रहे हो जिस गेम को सरकार ने बैन करवा दिया था। तो सुरेश उनसे कहता है, हेलो मैडम, इसमें गलती आपके बच्चों की है। आपके बच्चों को इनकी लत लग चुकी है तो मैं इनको खिलाता हूँ और इससे पैसे कमाता हूँ, इसमें क्या गलती है मेरी?
अगर इसी जगह पर तुम्हारे बच्चे रहते तुम उनके साथ भी यही करते। तब सुरेश को रियलाइज होता है और वो उनसे माफी मांगता है और वो उस अंडरग्राउंड गेमिंग कैफे को बंद कर देता है। और हाँ, रुको रुको रुको, हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है। और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।